क्या मैं हर एक चैप्टर का जो स्टडी मैट में एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशंस हैं और क्वेश्चंस हैं, सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आज एक दिन में एक चैप्टर डाल दिया जाए। ठीक है। तो ऐसे हमारा 15 एक दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो बड़े चैप्टर्स हैं उनमें हो सकता है 2-3 दिन भी हमें लग जाएं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल डालूंगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। और मेन चीज़ ये होती है कि इसमें ना जो छोटी वाली एग्जांपल्स होते हैं ना वो भी हम कवर करेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि उन्हें ना जनरली लोग छोड़ देते हैं कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होता क्या है एग्जाम में आके हम उसमें फिर बहुत हमें रिग्रेट करना पड़ता है कि यार काश वो हम देख लेते, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम लिख तो रहे हैं चीज़ों को। ठीक है। तो और ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है कई बार यही क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है। तो बस अब आज से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं ऑडिट में भी कुछ डालूंगा और एसएफएम में भी कुछ डालूंगा। ठीक है। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम 90% चीज़ों को इसमें कवर कर जाएंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे एंड में हम वो भी करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो पहले आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। आज ये कंप्लीट करते हैं और प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब टाइमली वीडियो आती रहेंगी। और बेल आइकन भी कर लेना, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। टाइमली आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे ये सारी चीज़ें ना एटलीस्ट हमारे रिजल्ट आने से पहले पहले हो जाएं। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें हमें सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 करना है। सबसे पहले आपको मैं छोटा सा ब्रीफ में एग्जांपल देता हूँ कि हमारे फाइनेंशियल एसेट क्या क्या होते हैं। देखो, एग्जांपल ये हो सकते हैं फाइनेंशियल एसेट का कि हमारा फाइनेंशियल एसेट कैश तो होता ही होता है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो भी हमारे फाइनेंशियल एसेट होते हैं। उसके बाद जो हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है किसी भी बॉन्ड के अंदर या किसी भी डिपॉजिट्स के अंदर, तो उसको भी हम बोलेंगे कि ये भी हमारा फाइनेंशियल एसेट है। उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में किसी अनदर एंटिटी के, तो उसको भी हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट। उसका जो हमारे लोन रिसीवेबल्स हैं और अदर रिसीवेबल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हम भी हमारी फाइनेंशियल एसेट के अंदर कवर होती हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है पेज नंबर 12.8 पर। ठीक है। देखिए, अब बताना है कि क्या ये हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं या नहीं है। ठीक है। अब पहला पॉइंट आता है, ये पूछता है कि हमारी हमने कोई डिबेंचर्स में या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, क्या हमारा फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। देखिए, ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कैश रिसीव करने का। इसी तरीके से हमारे जो लोन्स रिसीवेबल हैं और अदर रिसीवेबल्स हैं वो भी हमारे फाइनेंशियल एसेट हैं, क्योंकि हमारे पास उसका भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कैश रिसीव करने का। साथ में जो हमने डिपॉजिट दिए हुए हैं एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए हुए हैं कहीं पे, तो वो भी हमारे क्या है, हमारे हमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट देते हैं कि एक पीरियड के बाद हमें वो वापस लेने पड़ेंगे, वापस मिल जाएंगे हमें। ठीक है। साथ में हमारा आता है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। ठीक है। ये हमारा बताता है कि ये भी सेम एज अबव ही है। इसमें भी क्या होगा, हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है हम कैश रिसीव करेंगे पार्टी से। ठीक है। और साथ में फिर हमारा 5th नंबर आता है, ये होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। देखो जाहिर सी बात है, कॉस्ट ये तो सभी को पता फाइनेंशियल एसेट होता ही है। साथ में हमारी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि हमारा ये चाहे हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है, जो हमारे पास रखा हुआ है, हमारे पास पड़ा हुआ है, वो हमेशा ही हमारा फाइनेंशियल एसेट होगा। ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि डेफिनेशन में दिया हुआ है ये स्पेसिफिकली। उसके बाद आता है बैंक बैलेंस। भाई बैंक बैलेंस हमारे पास नहीं है, हमारे बैंक के पास है, लेकिन हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट तो है ना उसको रिसीव करने का, कि हम कैश रिसीव करेंगे बैंक बैलेंस के अगेंस्ट में। ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। अगर हम किसी और एंटिटी के इक्विटी शेयर्स में इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट कर देते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, तो हमें क्या मिलेगा, ये भी हमारा माना जाएगा कि ये हमारा क्या है, ये भी हमारा फाइनेंशियल एसेट है। फिर आती है हमारी बारी जो परपीचुअल, परपीचुअल मतलब कभी भी जो रिडीम नहीं होंगे। ठीक है। वो डेट इंस्ट्रूमेंट है हमारे, या बॉन्ड्स वगैरह हो गए हमारे, या डिबेंचर हो गए, या कैपिटल नोट्स हो गए हैं। तो इस केस में भी हमारे क्या होते हैं, ये देखो, इसका जो हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है इसका, वो हमेशा ही हमारा क्या होगा, वो हमें कॉन्टेक्चुअल राइट देता है कि हम जिंदगी भर इंटरेस्ट रिसीव करते रहे। तो इसलिए हमारा ये क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट होता है। हाँ, लेकिन ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट की एक खास बात होती है कि इनका ना प्रिंसिपल जो होगा या तो हमें मिलेगा ही नहीं, ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि हमें कभी प्रिंसिपल मिल जाए। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट हमें हमेशा मिलेगा, इंटरेस्ट हमें हमेशा मिलेगा, ये हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, इसी वजह से ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है। ध्यान रखना इसका, इरिडीमेबल लिखा हुआ है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि जो हमारे फिजिकल एसेट्स होते हैं, फिजिकल एसेट मतलब हमारी जैसे कोई इन्वेंट्री हो गई है,
या प्रॉपर्टी हो गई है, प्लांट इक्विपमेंट हो गए हैं, इस तरीके के हमारे जो फिजिकल एसेट्स हैं, तो ये क्या कहते हैं, इन एसेट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल तो होता है, लेकिन ये हमारा कोई राइट क्रिएट नहीं करते कि जिससे हमें कोई कैश या अनदर फाइनेंशियल एसेट मिले। और जब हमें कैश या अनदर फाइनेंशियल एसेट नहीं मिलेगा तो ये फाइनेंशियल एसेट की लायबिलिटी में भी नहीं आएंगे। अगला आता है हमारा राइट टू यूज ऑफ एसेट, जैसे हमने लीज पे कोई एसेट वगैरह दिया है इस तरीके से, तो इसको भी हम कहेंगे नहीं, ये भी हमारा कोई ऐसा राइट क्रिएट नहीं करता जिसकी वजह से हमें कोई कैश रिसीव हो या अदर फाइनेंशियल एसेट रिसीव हो। क्योंकि भाई लीज पे हमने अगर कुछ लिया तो जाहिर सी बात है कि कैश थोड़ी हमें मिलेगा, मिलना ही नहीं है, ना कोई हमें अदर फाइनेंशियल एसेट मिलेगा, ये तो भाई खर्चा ही हो जाएगा हमारा। फिर हमारी बात रहती है नेक्स्ट 11 नंबर, ये कहता है इंटेंजिबल्स, जैसे पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, ये देखा जाए तो ये अबव की कैटेगरी में ही आएंगे, बस ये एसेट्स हैं, ये भी एसेट्स हैं, ठीक है। तो देखो ये भी हमें कोई भी राइट नहीं देते जिससे हमें कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट्स मिले, इस वजह से ये भी हमारा फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा। अब आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे हमने फ्यूचर के लिए खर्चा करा हुआ है, ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई भी कैश रिसीव करने का राइट नहीं होगा, ठीक है, भाई खर्चा ही तो करना है, वो एडजस्ट हो जाएगा हमारा, लेकिन कोई कैश नहीं आएगा हमारे पास फ्यूचर में, तो इसलिए हमारे फाइनेंशियल एसेट ये नहीं माने जाते प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे ही अगर कोई भी हमने एडवांस दिया है किसके लिए, किसी गुड्स या सर्विस को लेने के लिए, तो वो भी सेम एज अबव प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट होगा, और इसमें भी हमारा कोई भी एसेट्स, मतलब कोई भी हमें कैश रिसीव नहीं होगा, ना ही कोई हमारा फाइनेंशियल एसेट आएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया है एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आ सकता है ये बहुत आराम से, ठीक है, क्लासीफाई करने के लिए बताइए नहीं तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है 7 नंबर। उसके बाद आती है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं इसकी क्या कहती है। इलस्ट्रेशन 1 कहती है कि देखो ए लिमिटेड ने क्या करा है, सेल कर रहा है गुड कस्टमर को, 45 डेज का इसका क्रेडिट पीरियड होता है, यानी 45 दिन के अंदर कस्टमर को पेमेंट करनी होती है। अगर कोई भी कस्टमर 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो उसको हम 2% इंटरेस्ट का डिस्काउंट दे देते हैं, और अगर वो 45 डेज से ज़्यादा लगाता है पेमेंट करने में हमारी, तो हम उससे क्या करते हैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बताइए कि क्या जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। तो आप सोचिए, अभी हम ऊपर वाले एग्जांपल में पढ़ के आए थे, उसने बताया था कि जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स होता है वो हमें देता है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, किस लिए, टू रिसीव कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट किसी भी एंटिटी का, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा जो है, अब ऊपर वाले केस में भी हमारे यही हो रहा है कि जो है हमारे पास राइट हो रहा है कि हम रिसीव करें कैश को, ये बैंक में जो भी है पैसा हमारे पास आना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल से जो हमने रिकॉर्ड करा हुआ है अपनी बुक्स में, ठीक है। और अगर 45 डेज के अंदर अंदर मिल जाता है तो हमें 2% डिस्काउंट की एंट्री पास करके रिसीव करेंगे, लेकिन हम रिसीव तो करेंगे ना। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो फाइनेंशियल एसेट की लायबिलिटी को मीट आउट कर रहा है, इसलिए हमारा फाइनेंशियल एसेट है ये हमारा, ठीक है। सॉरी मेरे मुंह से निकला फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल एसेट है हमारा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए 12.10 पेज पे जेड लिमिटेड जो है उसने वो सेल करती है अपने कस्टमर को क्रेडिट पे, ठीक है। और जो सामान जाता है वो बड़े बड़े कंटेनर्स में जाता है, किस में जाता है, कंटेनर्स में जाता है, लार्ज कंटेनर्स में हमारा सामान जाता है डीलर्स को, ठीक है। वो जो सारे डीलर्स हैं उन डीलर्स को डिपॉजिट करना होता है क्या, फिक्स एसेट, फिक्स डिपॉजिट जमा करना पड़ता है 10,000 रुपये का एज ए सिक्योरिटी कंटेनर्स के लिए, ठीक है। और वो सिक्योरिटी हमारी जब वापस होती है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और इस पे 8% इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है, 8% इंटरेस्ट मिलता है। और ये कंटेनर जो है जब वापस होते हैं तो इनमें अगर कोई डैमेज वगैरह मिलती है तो वो जो हमारी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उससे एडजस्ट काट कूट के हम दे देते हैं, सेटल कर देते हैं। अब बताइए इस तरीके का जो डिपॉजिट है डीलर्स की बुक्स में हम कैसे ट्रीट करेंगे, वो फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो डिपॉजिट्स हम ऊपर भी पढ़ के आए एग्जांपल में कि हमेशा ही हमारे फाइनेंशियल एसेट माने जाएंगे, क्योंकि ये हमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट देते हैं कैश रिसीव करने के लिए, या कैश नहीं मिलेगा तो कोई ऐसा फाइनेंशियल एसेट हमें मिल जाएगा किसी और एंटिटी का, ठीक है। तो इस केस में भी हम कहेंगे कि हमारे जो डिपॉजिट्स हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है, वो पार्ट है हमारा किसका, फाइनेंशियल एसेट का। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेंगे कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे हमारे लोन्स और बोरोइंग्स हैं, ये तो
प्योरली हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं ही हैं। उसके अलावा अगर हमारे कोई भी पेबल्स हैं, किसके लिए पेबल्स हैं, हमारे गुड्स परचेज के या सर्विस परचेज के लिए, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानेंगे। ठीक है। अगर हमारी फाइनेंस लीज है, उसकी कोई भी लाइबिलिटी होगी तो उसको भी हम मानेंगे कि ये भी हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। साथ में अगर हमारा रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है, रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, डिवेंचर्स भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो रिडीमेबल है इसलिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। उसके अलावा अगर हम कोई भी गारंटी देते हैं रीपेमेंट की किसी भी डेट की, अगर डिफॉल्ट करता है बोरोवर, यानी हमने गारंटी दी है किसी भी डेट के अगेंस्ट, तो उस केस में भी हमारी मानी जाएगी कि हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमने ले ली है। ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाएगा ये। अब आइए इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें बताना है कि क्या हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, होगी तो क्यों होगी। देखिए लोन पेबल और बैंक लोन, हमने लोन पे करना है किसी का या हमने कोई बैंक से लोन ले लिया तो हमें तो ये भी पे ही करना पड़ेगा। इसलिए हमारी ना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि हमें पेमेंट करनी है कैश में। कैश में नहीं करेंगे तो हम बैंक में पेमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें पेमेंट करनी है इसकी, तो इसलिए हमारी ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। ऐसे ही ट्रेड पेबल हो गए या अदर कोई भी पेबल्स हो गए तो वो भी हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है पे करने की, तो इसलिए हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी आएगी। इसी तरीके से हमारा बिल्स पेबल है या हमने बिल्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, बिल एक्सेप्टेंस से ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बना देता है कि हमें पे करना है कैश या बैंक से। ठीक है। और उसके बाद हमारा फोर्थ एग्जांपल आता है, ये कहता है कि हमने जो डिपॉजिट रिसीव करा है, तो अब अगर हमने डिपॉजिट रिसीव करा तो एक टाइम पे हमें पे आउट तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए हमारी ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। ठीक है। और ये हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगा। और जो रिडीमेबल यानी मैंडेटरी रिडीमेबल है, ये रिडीम होना ही होना है, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, तो इसमें लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, क्योंकि जब हम रिडीम करेंगे तो कैश की पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये बैंक से पेमेंट देंगे, पेमेंट तो देंगे ना। उसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल गारंटी। अगर हमने कोई फाइनेंशियल गारंटी दी है तो इसमें क्या होता है, हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन अराइज हो सकती है कि हमें कैश में पेमेंट करना पड़ जाए। कब, अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है या कोई भी ऐसा इवेंट आता है जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी आएगी, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में काउंट होता है हमारा फाइनेंशियल गारंटी अगर हमने कोई भी दी है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया है। तो हमारा बहुत बेसिक चल रहा है और ये बेसिक आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसी से कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। अब इसी के ऊपर हमारी 3 बहुत अच्छी अच्छी इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड इलस्ट्रेशंस हैं। देखिए अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, ये बताती है कि एक कंपनी जो है ए लिमिटेड, इसने इशू करे हैं, कितने बॉन्ड इशू करे हैं। ठीक है, जिसका कि प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 1000 पर बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो है इसको परपिचुअल एनुअली पेमेंट करनी होती है परपिचुअली। ठीक है, इंटरेस्ट की कितना 8% पे। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा 8% ही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है। और इसमें फेयर वैल्यू जो है 1000 पे ही इनिशियली रिकॉग्नाइज करा है इसको। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमें इवेल्युएट करना है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, किसके हाथ में, होल्डर के हाथ में यानी जिसने सब्सक्राइब करा है, और दूसरा जिसने इशू करा है यानी इशू, दोनों के हाथ में बताना है कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, देखो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो हमारा फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट वो होता है हमारा जिसकी वजह से हमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिलता है। ठीक है, रिसीव करने के लिए कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो उस केस में हम, ठीक है, तो जो होता है हमारा फाइनेंशियल एसेट, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है जिसमें हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन होती है पे करने के लिए कैश या ठीक है, या इक्विटी अदर फाइन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखो हमारी बारी आती है इसमें। अब होल्डर के लिए हम देखेंगे कि देखो होल्डर के पास राइट है रिसीव करने का कैश इन फ्यूचर, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलेगा परपेचुअल तक, तो इस वजह से हमारा माना जाएगा कि हमारा फाइनेंशियल एसेट है होल्डर के लिए। ठीक है, और इशूअर के लिए क्या है, उसकी ऑब्लिगेशन है, पे करनी है उसको कैश फ्यूचर में। इस वजह से इसको हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोलेंगे। वो अपनी बुक में एज ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा और ये फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज करेगा होल्डर होल्डर। ठीक है, तो क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो वैसे एक बार इसको और बता देता हूँ, आपको हो सकता है कुछ दिक्कत हो, कि देखो ए लिमिटेड ने इशू करे थे बॉन्ड, 1000 का बॉन्ड था, परपेचुअल तक उसे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी 8% और मार्केट रेट भी 8% ही था, और उसने जो इनिशियल रिकॉग्निशन हुई थी वो 1000 रुपये पे हुई थी। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये फाइनेंशियल एसेट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा फाइनेंशियल एसेट है, ये लाइबिलिटी है होल्डर और इशूअर के लिए। ठीक है, क्या है ये बताना है। देखो होल्डर के लिए क्या है,
होल्डर को ना कैश मिलेगा फ्यूचर में, तो इसको वो फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज करेगा। वो जो इशू करने वाला बंदा है उसको कैश पेमेंट करना है फ्यूचर में, इस वजह से उसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगा। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ को। ठीक है, देखिए अब हम कंटिन्यू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। ठीक है, देखिए ए लिमिटेड जो हमारी, उसने परचेज करा है, क्या करा है, परचेज करा है उसने स्टील, स्टील परचेज करी है उसने अपने कंजप्शन के लिए। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो उसको जो करनी है, उसको पेमेंट करनी है विद इन 30 डेज। ठीक है, उसको 30 डेज का क्रेडिट है। उसके बाद अगर वो पेमेंट में अगर डिले करता है तो उसको 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको 12% पर एनम। ठीक है, अब बताना है क्या, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो उसने परचेज करा है क्रेडिट पे, तो क्या इसकी वजह से कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखना है। एक तो हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो वो कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनेगा, यानी एसेट बनेगा या लाइबिलिटी बनेगा, हमें ये बताना है। फाइनेंशियल एसेट बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा। तो अब देखो, जैसी बात है, इसने तो परचेज करा है तो इसकी तो लाइबिलिटी बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमारी वो होती है जहाँ पे हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन बनती है कि हम कैश को डिलीवर करें, यानी कैश की हम पेमेंट करेंगे, या कैश पे नहीं करें तो कोई भी अदर फाइनेंशियल एसेट देंगे हम किसको, दूसरी एंटिटी को, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से हमारी क्या बनती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, परसेंट केस में भी तो यही हुआ है, हमने गुड्स को परचेज करा है क्रेडिट पे, ठीक है, और हमें पेमेंट करनी है उसकी फ्यूचर में, तो इस वजह से ये हमारी डेफिनेशन को मीट करता है। किसकी डेफिनेशन को मीट करता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ इसका आंसर देंगे कि यस, ट्रांजेक्शन गिव राइज टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हाँ तो कौन सा, हम बताएंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बनती है कि हम कैश को डिलीवर करें, या कैश नहीं देते तो हम कोई अदर फाइनेंशियल एसेट डिलीवर करेंगे। ठीक है, किसी दूसरे एंटिटी को। इसी के साथ हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 4 होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ को। देखिए अब हम कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। यानी देखो इसमें क्या होने वाला है, इसमें एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने क्या करा है, उसने हमारे लोन लिया है। कितने का लोन लिया उसने, उसने लोन लिया 10 लाख रुपए का। ठीक है, बैंक से, उसकी पेमेंट करनी थी उसे 12% इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट कितना है, 12%, इंटरेस्ट रेट 12% था। लेकिन कंपनी ने क्या करा, ना तो 5th ईयर में पेमेंट करी, यानी उसने डिफॉल्ट कर दिया 5th ईयर में, और 6th ईयर में भी उसने डिफॉल्ट करा है। ठीक है, तो अब कंपनी को क्या करना है, अमाउंट को सेटल करने के लिए, वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए क्या है, 13 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने की, 13 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पहले डिफॉल्ट करा हुआ है। अब बताओ, इसमें दो चीज़ पूछी, पहली पूछी हुई कि हमें बताना है कि इंस्ट्रूमेंट जो है ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करता है नहीं करता है। तो ये तो आप खुद सोच के बताइए। देखिए कि लोन लिया हुआ है, बोरोइंग करी है हमने, तो हमारी लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर। ठीक है, तो देखा जाएगा तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मैट करता है। ठीक है, दूसरा हमें बताना है कि जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो भी एनालिस करना है हमें। वो बताना है कि जो डिफरेंशियल अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं, भाई 10 लाख का लोन था, इंटरेस्ट लगा दो 2 साल का, जो एक्स्ट्रा होगा वो हम पे कर रहे हैं, क्या वो भी, वो क्या बनेगा, हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगा, एसेट बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल अमाउंट के बारे में बताना है कि वो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, एनालिस। देखिए पहले बताते हैं कि वो जो हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या नहीं है, अब इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हमने लोन लिया है, लोन जो है हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है नहीं है, वो तो आपको पता ही है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा क्या आ रहा है, हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन आ रही है कि हमें उसकी पेमेंट करनी है। क्या करनी है उसको, उसके बाद पेमेंट करनी है, इसलिए हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मेट करता है। ठीक है, अब अगला पूछते हैं जो हमें डिफरेंशियल अमाउंट पे करना है उसके बारे में क्या है। ठीक है, देखिए लोन था 10 लाख रुपए का। ठीक है, ये 5th ईयर का डिफॉल्ट करा 12% इंटरेस्ट का, और ये 6th ईयर का डिफॉल्ट करा 12% इंटरेस्ट का। ठीक है, तो हमारी टोटल पेमेंट बन के आ रही है कितनी, 12,54,400। उसके बाद जो हमारी वन टाइम सेटलमेंट लेकिन हमें कितनी करनी पड़ रही है, अगर हम इंटरेस्ट पे करे चलते ठीक से तो हमें 12,54,400 देने पड़ते हैं, लेकिन अब हमें कितने देने पड़ेंगे वन टाइम सेटलमेंट के लिए, 13 लाख रुपीज़। कितना एक्स्ट्रा है, 45,600 एक्स्ट्रा है। इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो इतना एक्स्ट्रा है। अब अगवा ये जो बताता है हमारी हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन है,
किस कैश पे करने की, किस वजह से, क्योंकि हमें सेटल करना है। क्या सेटल करना है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी को सेटल करना है हमें, ठीक है, जो कि हमारे लिए अनफेवरेबल है। क्या है हमारे लिए? अनफेवरेबल है। इसकी वजह से ये भी डेफिनेशन को मीट करता है कि अगर हम रिशेड्यूलिंग कर रहे हैं, किसकी? रिशेड्यूलिंग कर रहे हैं लोन की, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये भी हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, क्योंकि जो ऑब्लिगेशन आ रही है वो हमारी अनफेवरेबल है। अगर फेवरेबल होती तो फिर हम नहीं करते लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज इसको, लेकिन अब हमें लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये, एग्जाम में इसी तरीके की कई इलस्ट्रेशन आ चुकी हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। और हाँ, कोशिश करना कि स्टडी मैथ से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंसर हम अगर करके आएंगे तो कैलकुलेशन करके आएंगे, लेकिन आप देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो हमें एग्जाम्पल आंसर ऐसे ही प्रेजेंट करके आना है जैसे इसमें एग्जाम्पल्स में इलस्ट्रेशंस में दिए हुए हैं, ठीक है। हमें मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है, हम लिख के भी आएंगे तो मार्क्स भी हमें पूरे लेने हैं। अब हम कहते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3। ये हमारा इक्विटी से रिलेटेड है। पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इक्विटी हमारी क्या हो सकती है। देखो, जो हम इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं इक्विटी। उसके बाद इक्विटी क्या हो सकता है? जो हमने वारंट इशू करे हैं, जिसका नंबर भी फिक्स है और जिसका प्राइस भी फिक्स है, ठीक है, वो भी इक्विटी में आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कन्वर्ट करेंगे फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, तो उसको भी हम मानेंगे कि हमारा इक्विटी है। अब इसका हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं इसका। देखिए, अगर हमारी कोई कंपनी प्रपोज करती है डिविडेंड, कहाँ पे? बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो कोई ओब्लिगेशन नहीं होती इसकी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा अब जो प्रपोजल है वो शेयर होल्डर मीटिंग में नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जैसे ही अगर हमारा डिविडेंड अप्रूव कर देते हैं शेयर होल्डर्स, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी की ओब्लिगेशन बन जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। इसी वजह से ये हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन बन जाती है हमारी, और इसको हमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है, डिविडेंड को। एक दो तरीके हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअली। देखिए, सिल्वर लिमिट जो है वो उसने ना इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं। कौन से शेयर्स? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। 10 की फेस वैल्यू है, 10 की फेस वैल्यू है और 90 रुपये का प्रीमियम है, और 8% उस पर डिविडेंड मिलता है पर एनम का। लेकिन लेकिन डिविडेंड हमें तभी मिलेगा, कब मिलेगा डिविडेंड? जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा किस पे? इक्विटी शेयर्स पे। अदरवाइज कोई भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को भी नहीं मिलेगा। अब हमें बताना है, एनालाइज करना है कि ये हमारा किस तरीके का नेचर है इसका इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स के इसके दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इन्होंने इशू करे हुए हैं उसके। क्या? एक तो इनका डिविडेंड तभी मिलेगा जब इक्विटी पे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। दूसरा, ये इरिडीमेबल है, यानी कोई रिडीम नहीं करेंगे, कभी भी रिडीम नहीं करेंगे, यानी कोई पेमेंट नहीं होगी इनकी, ठीक है। दूसरा, हम बता रहे हैं कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है हमारी। वो डेफिनेशन होती है कि हमारा इक्विटी तभी माना जाएगा अगर कोई भी ओब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, नो ओब्लिगेशन टू पे कैश, ठीक है। और साथ में हम जब सेटल करेंगे तो अपने इक्विटी शेयर्स इशू करके सेटल करेंगे, और साथ में नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें हम क्या करेंगे? फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे हम फिक्स अमाउंट ऑफ कैश के लिए, तो ही हमारा इक्विटी की डेफिनेशन में आएगा, वरना हमारे इक्विटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारा आता है कि अब देखते हैं कि परसेंट केस में क्या होगा। देखो, जो फेस वैल्यू है उसको हम रिडीम नहीं करेंगे, फेस वैल्यू को हम रिडीम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका तो यानी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन भी नहीं आ रही है पेमेंट करने की कैश को, ठीक है। और दूसरा देखेंगे हम कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड भी बस तभी पे करेंगे जब कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे। इसका मतलब कंपनी के पास एक राइट है, कंपनी के पास क्या है? अनकंडीशनल राइट है, मतलब उसकी मर्जी है, जब वो चाहेगी वो पेमेंट करेगी, नहीं चाहेगी नहीं करेगी, यानी वो अनकंडीशनल राइट है कि प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट अवॉइड करने का वो उसके पास पूरा राइट है। अगर उसको प्रेफरेंस को पेमेंट नहीं करनी है तो वो इक्विटी को पेमेंट नहीं करेगी, तो प्रेफरेंस को भी उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, जैसी बात है। तो इसलिए हम कहेंगे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे वैसे हम इसको। ये हमारे डेफिनेशन में आते हैं, किसकी डेफिनेशन में आते हैं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है और हर जगह यही लाइन आती है कि मीट द डेफिनेशन, यानी प्रेफरेंस शेयर्स मेट द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हमारी
इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होने वाली है। देखिए अब हम देखें अगली इलस्ट्रेशन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ए लिमिटेड ने इन्वेस्ट करा है, क्या करा है? इन्वेस्ट करा है। ए लिमिटेड ने क्या करा है? इन्वेस्ट करा है। किसके अंदर? कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा है, जो कि उसी इशू करे थे किसने? उसकी सब्सिडी ने इशू करे थे। ठीक है, 1000 पे इसमें प्रीमियम भी है। उसके बाद टर्म्स क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं कि हमारे जो ये कंपल्सरी कन्वर्ट होगा 1 इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, जो बी लिमिटेड का एट द एंड ऑफ 5th ईयर। और साथ में 12% डिविडेंड भी मिलेगा, लेकिन डिविडेंड जो होगा डिस्क्रिशन पे होगा, डिक्लेरेशन एट द डिस्क्रिशन। ठीक है, जो डिविडेंड होगा वो डिस्क्रिशन है बी लिमिटेड की, जो इस कंपनी इशू कर रही है उसकी मर्जी है, वो चाहेगी तो देगी वरना नहीं देगी। ठीक है, अब हमें बताना है क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में आता है, तो आता है तो कौन सा हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। देखिए सबसे पहले जो इशू हुए हैं ये हमारे कन्वर्टेबल कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी कंडीशंस देखेंगे क्या है। सबसे पहले फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, यानी एक के बदले एक। उसके बाद हमारा नॉन कुमुलेटिव डिविडेंड है, यानी नॉन कुमुलेटिव डिविडेंड इसलिए क्योंकि जब मर्जी होगी उसकी डिस्कस जब ही वो देंगे वरना नहीं देंगे डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन ऑफ इक्विटी में देखते हैं कि ये इक्विटी की डेफिनेशन में आता है नहीं आता है। ठीक है, देखिए यहाँ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन है कैश पेमेंट करने की या नहीं है? सही बताना है। देखिए कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन नहीं है कैश पेमेंट करने की। क्यों नहीं है? ना तो कैश पेमेंट करेंगे ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट पे करेंगे, क्योंकि डिविडेंड हम जब ही पे करेंगे जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन पे है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? हमारा डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, जब मन करेगा हम जब पे करेंगे, अदरवाइज हम पे नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन नहीं आती है बी लिमिटेड के ऊपर, यानी इशू कंपनी के ऊपर। दूसरा, जो हम फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में हम कन्वर्ट करेंगे, तो अगर इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है तो जैसी बात है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो है ही है। तो इक्विटी के लिए दोनों डेफिनेशन मेट आउट हो रही है, एक तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स है और दूसरा हमारा कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन नहीं है पे करने की। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो मेट करता है हमारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को। ठीक है, और इसको हम बी लिमिटेड में क्लासीफाई करेंगे एज ए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी इसी के साथ कंप्लीट होती है। अब हमारी लास्ट इलस्ट्रेशन बचती है इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये हम अभी कंप्लीट करते हैं। देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या है, टारगेट लिमिटेड है, उसने क्या करा, बोरो करा है। किससे बोरो करा है? जेड लिमिटेड से उसने बोरो करा है। कितना? 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ उसने बोरो कर लिए हैं। ठीक है, और उसने बोला कि हम जो सेटल करेंगे ना लोन को, कैसे सेटल करेंगे हम? ऐसे सेटल करेंगे हम, इशू कर देंगे हम सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फिक्स नहीं है कितने होंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू इक्वल टू 10 लाख होगी, इतने हम शेयर इशू कर देंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू जो होगी शेयर की हम उस टाइम पता करेंगे जिस टाइम पे हमारा पेमेंट होनी है। ठीक है, उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसी के बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करके अमाउंट को सेटल कर देंगे। ठीक है, अब बताना है क्या हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है ये। देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हमें उसी टाइम पे पता चल गया जब इसने बोरोइंग करी है। बोरोइंग करी है तो इसकी मतलब इसकी ओब्लिगेशन आ गई है टू पे इन द फ्यूचर, या तो कैसे, या तो कैश में, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट में, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एंटिटी का। ठीक है, अब देखते हैं कि लेकिन ये हमारा क्या आएगा, फाइनेंशियल एसेट आएगा, लाइबिलिटी आएगा, इक्विटी आएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम देखते हैं कि इसने ना इशू करा है वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी फिक्स तो नहीं है ओब्लिगेशन को पे करने के लिए। ठीक है, और इसलिए जो इक्विटी शेयर्स हमने जो इशू करे हैं तो हम इसको मानेंगे कि ये हमारा अमाउंट है, ये करेंसी है पे करने के लिए। ठीक है, दूसरा, अगर वैल्यूएबल नंबर ऑफ शेयर्स ये इशू कर रहा है, ये एक हमारा नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जिसमें हम फिक्स अमाउंट ऑफ कैश के लिए, यानी कैश हमारा फिक्स अमाउंट है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल है, तो इसकी वजह से हम इक्विटी को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए करेंसी। इसलिए इक्विटी को हम एज ए करेंसी तो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह हमारी ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन में आएगा ये हमारा टारगेट लिमिट की बुक में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, पता है यहीं से कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे हमारे, और अगर एग्जाम में आते हैं तो एटलीस्ट हमें कॉन्फिडेंस होगा। एक बात तो ये वीडियो आप जरूर ठीक से देख लीजिए। ठीक है, इसको ओपन डेफिनेशंस वाली, और बाकी अब फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, 1 बाय 1 डालूंगा तो थोड़ा सा ही होगा कि एक हमें डायरेक्शन में चलेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले ये कर लो फिर वो कर लेते हैं, एज ए इम्पोर्टेंट हो, सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
वैसे जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसमें हम ज़्यादा टाइम देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको डेली एक वीडियो मिलने वाली है इसमें, ठीक है। और हो सकता है कि कोशिश करेंगे एक चैप्टर हम डेली कवर कर जाएँ, ठीक है। और बस यही है। कोई सजेशंस हो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप फॉर द बेस्ट।